हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीसीएसयू एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंटरनेशनल लॉ वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। इंटरनेशनल लॉ टर्म जो था वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। एंड द फादर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फादर कौन माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के? आपको दोनों के ही क्वेश्चन बताने हैं। सो हमारा क्वेश्चन 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेरेमी बेंथम। उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। एंड जो फादर हैं इंटरनेशनल लॉ के वो हैं हमारे ग्रोशियस। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट इन्यूमरेट्स द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आईसीजे स्टैट्यूट का कौन सा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बारे में बात करता है? एंड क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्राइमरी सोर्स क्या नहीं होता है इंटरनेशनल लॉ का, ये आपको बताना है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 38। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला, प्राइमरी सोर्स में हमारे जुडिशियल डिसीजंस नहीं आते हैं। ठीक है। एंड आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट बात करता है सोर्सेज की, इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बारे में। इंटरनेशनल कस्टम्स कंसिस्ट ऑफ। इंटरनेशनल कस्टम्स क्या किस चीज़ से कंसिस्ट होते हैं, उनके अंदर क्या क्या फॉल करता है? एंड क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपिनियो जूरिस। ओपिनियो जूरिस का क्या मीनिंग होता है, ये दोनों आपको बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्टेट प्रैक्टिस प्लस ओपिनियो जूरिस। इंटरनेशनल कस्टम्स जो होते हैं वो हमारे ओपिनियो जूरिस एंड स्टेट प्रैक्टिस से कंसिस्ट होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है बिलीव दैट अ पर्सन इज लीगली ओब्लिगेटरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच थ्योरी कंसीडर्स इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ एज वन सिंगल लीगल सिस्टम। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ दोनों को एक सिंगल लीगल सिस्टम में ही मानती है? एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच थ्योरी ट्रीट्स इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ एज सेपरेट लीगल सिस्टम। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ दोनों को सेपरेट लीगल सिस्टम मानती है? सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा मोनिज्म। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है डुअलिज्म। आर्टिकल 38 की हायरार्की को समझ लेते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आती है हमारी ट्रीटीज़, कस्टम्स आते हैं एंड जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रैक्टिस प्लस ओपिनियो जूरिस। ठीक है। एंड सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे आ जाएंगे जुडिशियल डिसीजंस एंड जुरिस्टिक राइटिंग्स। एंड मोनिज्म जो होता है वो वन सिस्टम माना जाता है कि वन सिस्टम है। डुअलिज्म जो होता है वो टू सिस्टम्स, मतलब इंटरनेशनल लॉ सेपरेट है एंड म्यूनिसिपल लॉ सेपरेट है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। डुअलिज्म थ्योरी ये बिलीव करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रिकॉग्निशन ग्रांटेड प्रोविजनली इज नोन एज। जब रिकॉग्निशन मिलती है, ग्रांट की जाती है प्रोविजनली, तो उसको क्या बोला जाता है लॉ की लैंग्वेज में? एंड क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉग्निशन दैट इज कंप्लीट एंड परमानेंट इज। जो कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉग्निशन होती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है डी फैक्टो। प्रोविजनल रिकॉग्निशन को हम डी फैक्टो बोलते हैं एंड परमानेंट रिकॉग्निशन को हम डी ज्योर बोलते हैं, जो कि 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 12, द डिक्लेरेटरी थ्योरी इज मेनली एसोसिएटेड विद। डिक्लेरेटरी थ्योरी कैसे मेनली एसोसिएटेड है, तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ल्यूटर पैक्ट। एंड उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन को प्रोपाउंड किया था ल्यूटर पैक्ट ने। एंड क्वेश्चन नंबर 12, डिक्लेरेटरी थ्योरी एसोसिएटेड है ओपनहाइम। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टली एसेंशियल फॉर एक्सट्राडिशन। कौन सा प्रिंसिपल एसेंशियल होता है एक्सट्राडिशन के लिए? एंड क्वेश्चन नंबर 14, असाइलम ग्रांटेड विद इन द फिजिकल बॉर्डर्स ऑफ द ग्रांटिंग स्टेट इज। असाइलम ग्रांट किया जाता है विद इन द फिजिकल बॉर्डर्स ऑफ द ग्रांटिंग स्टेट इज। दोनों के करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, डबल क्रिमिनलिटी। ये एक एसेंशियल प्रिंसिपल होता है एक्सट्राडिशन का। एंड असाइलम में हमारा आ जाएगा टेरिटोरियल असाइलम। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रिंसिपल डिटरमाइंस नेशनैलिटी बाय प्लेस ऑफ बर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रिंसिपल डिटरमाइंस नेशनैलिटी बाय डिसेंट। सो जहाँ पर हमारा प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से हमारी नेशनैलिटी डिटरमाइन होती है, ऐसे प्रिंसिपल को जस्ट सोली बोलते हैं। एंड विच प्रिंसिपल डिटरमाइंस नेशनैलिटी बाय डिसेंट, इसमें हमारा आ जाएगा जस्ट सैंग्विनिस। ठीक है। ये मैंने रिवीजन के पर्पज़ से आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा चार्ट बना दिया था, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको
जल्दी जल्दी रिवीजन करना है कुछ चीज़ों का, जैसे डी फैक्टो प्रोविजनल टेम्परेरी रिकॉग्निशन की जो बात करती है थ्योरी, वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो ल्यूटर पैक्ट ने दी थी। एंड जो कंप्लीट परमानेंट रिकॉग्निशन के बारे में बात करती है थ्योरी, वो होती है हमारी डिक्लेरेटरी थ्योरी जो कि ओपनहाइम ने दी थी। एंड जब हमारा जो नेशनैलिटी है वो प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से डिटरमाइन होती है, तो वहाँ पर जस्ट सोली बोला जाता है बर्थ प्लेस। एंड जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है ब्लड डिसेंट के थ्रू जब हमारी नेशनैलिटी डिटरमाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इट्स प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन? कौन सा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है? एंड क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एन ICJ जज? कितना टर्म होता है, क्या टर्म होता है ICJ जज का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक जुडिशियल ऑर्गन है UN का। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है 9 इयर्स का टर्म होता है ICJ जज का एंड 15 जजेस का कोरम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन? कहाँ पर लोकेटेड है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर? एंड क्वेश्चन नंबर 20, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू फोर्स ऑन? जो चार्टर है हमारा यूनाइटेड नेशंस का, वो कब फोर्स में आया था? सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है द हेग। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा UN चार्टर कब फोर्स में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 21, विच चैप्टर्स ऑफ द UN चार्टर डील्स विद द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट? UN चार्टर का कौन सा ऐसा चैप्टर है जो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बात करता है? एंड क्वेश्चन नंबर 22, विच चैप्टर डील्स विद एक्शंस रिलेटिंग टू थ्रेट्स टू द पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन? कौन सा ऐसा चैप्टर है जो डील करता है एक्शंस रिलेटिंग टू थ्रेट्स टू द पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन? सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 21 का चैप्टर 6th। एंड क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा चैप्टर 7th। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द ओल्डेस्ट पीसफुल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट? कौन सा ऐसा ओल्डेस्ट पीसफुल मेथड है सेटलमेंट करने के लिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का? एंड क्वेश्चन नंबर 24, अ प्रोसेस वेयर अ थर्ड पार्टी ब्रिंग्स डिस्प्यूटिंग पार्टीज टुगेदर फॉर नेगोशिएशन? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर थर्ड पार्टी दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी को एक साथ लेके आता है निगोशिएशन के लिए, उसको क्या बोला जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है नेगोशिएशन। ये एक ओल्डेस्ट पीसफुल मेथड है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट का। एंड क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुड ऑफिसेस। ये एक रिवीजन पर्पस के लिए मैंने ऐड कर दिया है कि लो इंटरवेंशन चैप्टर 6 में डिफाइन है, हाई इंटरवेंशन चैप्टर 7 में डिफाइन है, एंड बाइंडिंग डिसीजंस जो हैं वो किस किस के हो सकते हैं। तो ये सब आपको एक टाइमलाइन समझने के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द टेरिटोरियल सी एक्सटेंड्स अप टू? जो हमारा टेरिटोरियल सी है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? एंड क्वेश्चन नंबर 26, द कॉन्टिजुअस जोन एक्सटेंड्स अप टू? जो कॉन्टिजुअस जोन है हमारा वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? सो 25 का करेक्ट ऑप्शन है 12 नॉटिकल माइल्स तक। एंड क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। इनकी छोटी छोटी सी ट्रिक भी मैंने नीचे आपको सजेस्ट कर रखी है, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड्स अप टू? जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है? एंड क्वेश्चन नंबर 28, विच कन्वेंशन इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियंस? ओशियंस का कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, कौन सा ऐसा कन्वेंशन है? सो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है 200 नॉटिकल माइल्स। एंड जो हमारा EEG है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है UN क्लोज 1982। ये हमारा ऐसा कन्वेंशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है ओशियंस का। क्वेश्चन नंबर 29, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इज रिकॉग्नाइज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द UN चार्टर? UN चार्टर का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज करता है? एंड क्वेश्चन नंबर 30, विच प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो प्रोहिबिट करता है थ्रेट एंड यूज ऑफ फोर्स को अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी? सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 51 जो बात करता है राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो कि प्रोहिबिट करता है थ्रेट एंड यूज ऑफ फोर्स को अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये एक फ्लो चार्ट है आपके लिए कि सबसे पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। एंड कॉन्टिजुअस जोन जो है वो हमारा
24 नॉटिकल माइल्स तक है एंड टेरिटोरियल सी टोटल सोवरेनिटी हमारी 12 नॉटिकल माइल्स तक है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हाई सी रहता है, वहाँ पर कोई भी जाके कुछ भी कितना भी काम कर सकता है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।